जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं, जो 1990 से लेकर के 2021 एग्ज़ाम तक जितने भी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी यानी टोटल 30 वर्षों से अधिक के प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसमें पूछे गए हैं, जिसमें 15,000 से भी प्लस इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए हम लोग सामान्य विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करते हैं, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान और पर्यावरण ये आपको स्टडी मटेरियल है। अब आप लोग को मन में सवाल आएगा, क्या यह बुक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है? तो आप लोग यहाँ पर जैसे दे सकते हैं कि रेलवे हो गया, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट, पीसीएस एंड स्टेट एग्जाम से लेकर के जितने भी सारे आप लोग को अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम होते हैं या स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक, वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें टोटल जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो 1990 से लेकर के 2021 तक जितने भी सारे एग्जाम हुए उन सभी को, और सभी चैप्टर वाइज इनमें प्रीवियस ईयर डाला गया है। क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को खुद अनुभव या फील होने लगेगा। और टोटल 15,000 से भी प्लस इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है, और टोटल 30 वर्षों से अधिक को प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। तो आइए हम बिना वीडियो को समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है चैप्टर नंबर 6 है, यानी जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और कुमार गौरव सर का करंट अफेयर्स का डेली फास्ट डिवीजन भी आप लोग को इस पर मिल जाएगा। ठीक है, जल्द ही आप लोग को बिहार दरोगा का भी जो है आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगवाने वाले हैं। तो आनुवंशिकी एवं आनुवंशिकता ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से देखिए पहला नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर आ चुका है। और हर प्रश्न के नीचे कौन सा प्रश्न पूछा गया, कौन सा एग्जाम, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि RSMSSB LDC 2018 के 16/9/2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सेंट्रल डोग्मा डैश से डैश को आनुवंशिक जानकारी हस्तांतरण को संदर्भित करता है। जो सेंट्रल डोग्मा है वो DNA से प्रोटीन को आनुवंशिक जानकारी को हस्तांतरण करता है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल डोग्मा DNA से प्रोटीन को आनुवंशिक जानकारी जो होती है वो ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। तो यानी वंशागति के नियमों को स्टडी करना क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आनुवंशिकीय इकाई हैं। तो आनुवंशिकी के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। जीन के कारण ही देखिएगा कि एक दूसरे में व्यक्ति जो है वो दादा कोई परदादा पर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों में भाग नहीं था? तो 7 जो विषम लक्षण थे उसमें से कौन सा इसमें लक्षण जो था शामिल नहीं था? तो वो था चिकना और खुरदाना ताना। बाकी बीज का पीला एवं हरा रंग सही था। सीमावर्ती यानी कि टर्मिनल और अक्षीय यानी एक्सियल फूल था, ये भी सही था। ठीक है, मटर के पौधों की लंबाई और जैसे बीटी उसकी बौनापन मोटाई के कारण भी था, यानी चिकना और खुरदुरा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रोजी क्या है? तो रोजी एक प्रकार का क्या होता है? एक ट्रांसजेनिक गाय होता है। रोजी एक प्रकार का ट्रांसजेनिक गाय होता है। लैब असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में पूछा गया। हर एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो जंतु में सबसे पहला सफल क्लोन तैयार किया गया था, वो सफल क्लोन कौन सा था जंतु में? तो वो था आप लोग को भेड़। क्या था? भेड़। JPSC एग्जाम में यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश डैश होता है। तो DNA की जो पैकेजिंग होता है उसमें शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक या धनात्मक? तो उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन को आंकड़े दिए गए हैं। हम लोग जानते हैं कि DNA जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि RNA में जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिर्फ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये एक्स किरण विवर्तन को आंकड़े दिए गए हैं। वो आंकड़ा कौन है? ये RPSC
LDC एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मैरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। तो DNA की संरचना का द्विकुंडली जो मॉडल था वो एक्स किरण विवर्तन को देने वाले कौन थे? मैरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आनुवंशिकी के भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी के भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई को ही जीन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार डैश ने प्रस्तुत किया था। तो आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस क्रिक। कौन थे? फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत को विचार को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन जिसे असॉर्टमेंट का सिद्धांत कहते हैं निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया गया था? तो ये किस आधार पर सिद्ध किया गया था? 9:3:3:1 के रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में यह प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होता है जीन। तो वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या होती है? तो जीन। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरित होती है? जीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA से संबंधित नहीं है? तो DNA में क्या होता है? हम आपको बताए थे कि DNA अब DNA में क्या पाया जाता है? तो DNA में पाया जाता है ATGC पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ATGC पाया जाता है। एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन थायमिन के जगह पर RNA में क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा एडेनिन सही है, गुआनिन सही है, साइटोसिन सही है, लेकिन यहाँ पर थायमिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी ATGC का फॉलो करना चाहिए। तो AT तो यहाँ है, ये है, GC भी यहाँ पर है, यहाँ पर साइटोकाइनिन भी है, लेकिन यहाँ पर थायमिन होना चाहिए, जबकि यूरेसिल है जो RNA का यह है। तो इसका राइट आंसर होगा कि यही संबंधित DNA से नहीं है। आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं तो थ्योरी जरूर देखिएगा, हम आपको करा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? यह हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहु इनहेरिटेंस। क्या हो जाएगा? बहु इनहेरिटेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। SSC ऑनलाइन CPU एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम डैश के अवलोकनों पर आधारित है। तो जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो किस पर आधारित था? तो वो आधारित था द्विसंकरण पर। किस पर? द्विसंकरण पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पादप मतलब पेड़ पौधा जिसका जीन प्रारूप AABB और कैपिटल दोनों C है में स्वपरागन होने पर F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप होगा। तो अगर स्वपरागन होगा तो स्वपरागन में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप इनमें से रेशियो में कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थिति स्थल पर होती है। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया था कि एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थिति स्थल पर होती है। तो कौन स्थल पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। जीन के अंदर क्या होते हैं? DNA, और DNA के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा, जबकि वहीं पर ऑटोसोम का बात करें तो पुरुष में भी और महिला में भी। तो ऑटोसोम की जो संख्या होती है जोड़ा में 22 होता है, जबकि संख्या में 44 होता है। और ऑलोसोम जोड़ा में एगो होता है और संख्या में 2 होता है। तो ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था और कितने विषम लक्षण, अलग अलग लक्षणों को चुना था? तो 7। किसका? 7 को चुना था। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष की अनुमानित आयु का पता लगाया जा सकता है। तो वृक्ष की हम लोग पता लगाते हैं आयु को कैसे? उसके मुख्य ताना मतलब स्टेम और वार्षिक वलयों को गिनकर। तो वार्षिक वलय और ताना को गिन करके हम उसे एज पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, वह कौन था? क्योंकि मटर के पौधा वाला तो बहुत हो गया, तो अब थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो यह है हिरेसियस। कौन है? हिरेसियस के भी पादप पर उन्होंने रिसर्च किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बीज रहित फल कहने का मतलब है कि वैसा फल जिसमें बीज नहीं हो, वैसा फल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है और क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि IAA का प्रयोग किया जाता है और टीचर साइंस एग्जाम में यह पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अथवा अधिक भिन्न भिन्न यानी अलग अलग आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कराया जाता है तो फसल की नई किस्म का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि 2 ऐसे अलग अलग जीन वाले पौधों को क्रॉस करा करके एक नए बीज का निर्माण किया जाता है। उसे कौन सा बीज के नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं संकर बीज या हाइब्रिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? तो परागकण कहाँ होगा? तो फूल के कौन से भाग में? तो पुंकेसर में। कहाँ पर? पुंकेसर में। क्या इसका राइट आंसर 24 का बी होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी टीचर और पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? तो चावल का किस्म इनमें से कौन है जो जैव पेटेंट मिल चुका है? तो यह है बासमती। कौन सा होगा? बासमती। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है युक्त कोशी और दललग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। तो युक्त कोशी और दललग्न पुंकेसर जो है वो कंपोसिटी में पाए जाते हैं। किसमें? कंपोसिटी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेंडल के प्रयोग में द्विसंकर लक्ष्मण प्रारूप का अनुपात क्या था? तो जब मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस किया था, द्विसंकर F2 जनरेशन में लक्षण प्रारूप का अनुपात यानी कि रेशियो क्या निकला था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 9 गो गोला निकला था। तो 9 गो गोला तो करने का मतलब है कि 9 अनुपात 9 गो गोल निकला था और 3 गो पीला निकला था। तो 9 अनुपात 3 हो जाएगा। फिर अनुपात हो जाएगा, उसके बाद 3 गो फिर झुर्रीदार निकला था, 3 गो गोल और हरे निकला था। तो फिर हो जाएगा 3 अनुपात 3। फिर उसके बाद झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार निकला था, यानी कि 9 अनुपात 1 हो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को देखिए, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? विपर्यासी यानी अलग अलग लक्षणों के युग्म को जोड़ा को कोड करने के लिए जो जीन कहलाते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग अल्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लीस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। तो यानी कि गलत वाला को छांट देना है। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में यह पूछा गया था। चलिए तो इसको हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पारमेलिया फोलियोस से सही है, कैलिडोनिया फ्रूटिकोस से भी सही है, और उसके बाद हीमोटोमा ये क्रस्टोस से भी सही है, और पेल्टीगोरा लिप्रोसी से नहीं संबंधित है, क्योंकि लिप्रोसी जो होता है, लिप्रोस जो होता है एक जो है बीमारी से संबंधित है। तो ये इसका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? तो इनमें से प्रभाविता का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्नैपड्रैगन। क्या हो जाएगा? स्नैपड्रैगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर को देखिए। हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किया गया था? तो स्वर्ण चावल को विकास कौन सी नियम के माध्यम से किया गया है? पराजिनी तकनीक के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता
पाई जाती है। तो विषम बीजाणुता किस में पाई जाती है? मार्सिलिया में। किसमें? मार्सिलिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइथिम पुष्पक्रम पाया जाता है। तो साइथिम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? यूफोरबिया में पाया जाता है। किसमें? यूफोरबिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? तो ये मटर के पौधे पर दिए थे, सभी लोग जानते हैं, और इसके अलावा हिरेसियस पर भी किए थे। तो ये भी याद रखिएगा। किस पर? हिरेसियस के पौधे पर भी इन्होंने रिसर्च किया था। तो मटर ना रहे तो हिरेसियस भी आप लोग को लगाना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल जो है लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? यानी कि मिलान करने वाला दे दिया है, उसमें से कौन सा जोड़ा जो है युगल से संबंधित है? पहला नंबर है क्रोमोसोम, तथा क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम तो अंग्रेजी वर्ड है ना। तो क्रोमोसोम को गुणसूत्र यानी जीन से संबंधित है क्या? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, क्रोमोसोम गुणसूत्र यानी जीन से संबंधित है। लेकिन क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया, इसका ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन को देखिए, विविधता है, विविधता एक प्रकार की क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि विविधता का मतलब क्या होता है कि अलग अलग, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? विविधता। एक ही जाति में रहने वाले को जो अंतर दिखने में लगता है उसे विविधता बोलते हैं। एक ही माता पिता के संतानों के बीच को अंतर को क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। ऑप्शन डी को देख लेते हैं, माता पिता और संतानों के बीच को अंतर। तो बिल्कुल सही, यानी कहने का मतलब है कि एक ही माता पिता से जन्म लिए हुए बच्चा में अगर रंग के आधार पर या किसी लक्षण के गुण के आधार पर अगर अंतर है तो उसे क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो मेडेलियन कारक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया, आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है यह बुक। कह सकते हैं कि रामबाण है यह। डैश वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? तो डैश वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था, ये एग्जाम में पूछ दिया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1884 में। कब निधन हुआ था? 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम की इकाई क्या है? ये भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है रेलवे का। तो वंशानुक्रम की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जीन बोलते हैं, क्योंकि वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या स्थानांतरित होते हैं? जीन। भले व्यक्ति मर जाता है लेकिन जीन कभी भी नहीं मरता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की क्या करना है? तो मानव आबादी की आनुवंशिक एवं गुणवत्ता, यहाँ पर दिया गया है कि मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र में कहा गया था? तो ये जो पंक्तियां थी ये कौन से आनुवंशिकी के क्षेत्र में कहा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को भी आंसर फटाफट बताते चलेगा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यह जो पंक्तियां बोली गई थी यूजेनिक्स में। कहाँ पर? यूजेनिक्स में। और ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी जो होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में यह भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगर रेलवे तो अधिकतर कहिएगा तो साइंस पर टिका हुआ है, क्योंकि साइंस से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। और देखिए यहाँ पर आरआरबी का एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछा गया इसमें, एएलपी में भी, टेक्नीशियन में भी, ग्रुप डी में भी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावी होती है? तो इनमें से मटर के पौधा में कौन सा गुण जो होता है अप्रभावी होता है, उसमें प्रभावित नहीं होता है? तो होता है झुर्रीदार बीज। क्या होता है? झुर्रीदार। इसमें झुर्रीदार बीज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कौन सा गुण प्रदान करते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल के जीन आनुवंशिकी की, क्योंकि जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है XY, पुरुषों में पाया जाता है XY, और महिला में पाया जाता है XX। तो XY कहाँ है देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है। तो लिंग से संबंधित, तो लिंग का निर्धारण हमेशा पिता से होता है। किसे? पिता से, और वाई गुणसूत्र से होता है। तो एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये तो सही है। क्या है? ये वाला सही है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि लिंग का निर्धारण के बारे में निर्धारण गलत है, तो ये तो सही है ना, तो ये नहीं होगा। आप देखिए, बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला कहता है कि एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। नहीं, ये दो एक्स ही होते हैं, एक्स वाई नहीं होते। यहाँ पर एक्स से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, यही गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है? पुनर्जनन का अर्थ होता है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, यानी छोटे टुकड़े से एक नए जीव का निर्माण को पुनर्जनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य वाला में एक्स वाई होता है, एक्स वाई किधर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जेनेटिक कोड के लिए। किसके लिए? जेनेटिक कोड को डिस्कवरी यानी खोज के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महिला रोगाणु कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो महिला रोगाणु गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 होता है, क्योंकि जोड़ा में 23 होता है। तो दूसरे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पुरुष में भी 23 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का मूल मात्रा क्या होता है? डीएनए का मूल मात्रा क्या होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के ही क्यों चुना था? तो क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण उपस्थित थे, इसीलिए उनमें, क्योंकि ताकि उनमें विषम गुण दिख सकता था, इसीलिए उन्हें मटर के पौधे को चयन किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए का जो संरचना होता है इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसके मॉडल को दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो मेंडल ने किस आधार पर दिया था? तो एक संकर संस्करण यानी कि गोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो जो एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु होते हैं वो हमेशा कहाँ मिलते हैं? तो ये थीटा गुने 174 बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्लोनिंग पद पर निम्नलिखित में से संबंधित होता है। तो क्लोनिंग पद पर निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ये हो जाएगा जनन विज्ञान का। किसका? जनन विज्ञान। ये आपको आरआरबी गुवाहाटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, लैंगिक प्रजनन में डैश के डैश का शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। तो विपरीत लिंग वाले दो जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि फीमेल और जो है वो मेल की आवश्यकता होती है, यानी कि विपरीत दो लिंग वालों को जनक की आवश्यकता होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। तो एक मादा युग्मक में 23 जोड़े 23, अगर जोड़ा पूछता तो 23 होता, अगर संख्या पूछता तो 46 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए युग्मक पूछा है तो युग्मक का मतलब क्या होता है? तो जोड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर ध्यान दीजिएगा। युग्मक मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो जोड़ा यानी कि 23 पूछा है और ऑप्शन ए में दिया है 46। अधिकतर बच्चा 46 मारेगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पौधा कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही। हम लोगों में भी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो उस बिंदु का नाम बताना है जिसमें क्रोमैटिक जुड़ा करते हैं, तो उसे हम लोग सेंटीमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो मानव के अनिषेचित अंडे में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाएंगे भाई? तो ये पाए जाएंगे एक
एक्स क्रोमोसोम, क्या पाए जाएंगे, एक एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित से पहले किसे बनाया गया था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से निम्नलिखित में से इनमें से किसे बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का तैयार किया गया था एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आरआरबी अजमेर असम सेंटर में यह एग्जाम को प्रश्न को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो एक कोशिका में, मानव शरीर की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होता है। एक कोशिका पूछे या एक से अधिक कोशिका पूछे, क्योंकि मानव के हर कोशिका में क्या है, गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो ए वाला इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। आगे जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र के बारे में स्टडी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से में सही सुमिलित करना है। यहाँ पर देख लेना है कि सही सुमिलित बोला है, ठीक है। तो सही सुमिलित करना है, तो आइए हम लोग इसको सही सुमिलित करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे होंगे, चलिए तो इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक का क्या होगा। तो डीएनए संरचना क्या होता है, तो डीएनए की संरचना किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। यानी एक का क्या हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रक्त समूह किसने दिया था, तो रक्त समूह लैंडस्टीनर एवं बीनर ने दिया था। यानी कि बी का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन किसने दिया था, तो ये बारबरा मैकलिक-नोटक ने दिया था। किसने दिया था, मैकिलन-टक ने दिया था। तो ये हो जाएगा सी का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और एक का तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 डी का 1 हो जाएगा। तो डी का यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखिए तो 3 4 2 1 किस में है, तो पहले 3 होना चाहिए, तो इसमें तो 3 नहीं है, इसमें 3 है, 3 4 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 के कारण हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों में गैसों का विनिमय, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है, लेंटिकल्स के द्वारा होता है, क्यूटिकल्स के द्वारा होता है, ठीक है। यानी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो बच्चे के पिता का जांच का निर्धारण कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन क्या समझे कि यानी कि कौन सी जांच है जो बच्चे के पिता का निर्धारण करते, बच्चे के पिता होने का निर्धारण करते हैं कि कोई भी बच्चा अगर भुतला जाए तो उसका पिता यही है। ये कैसे हम लोग को पता कर सकते हैं, तो वो पता होता है डीएनए एवं फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तब जाकर के पता चलता है कि इसका पिता यही है, डीएनए और फिंगरप्रिंट। अगला क्वेश्चन है हम शकस यानी जुड़वा का जन्म तब होता है। जुड़वा बच्चे का जन्म कब होता है, तो जब प्रायः एक ही लिंग के किसके, एक ही लिंग के जुड़वा बच्चे कब होते हैं, एक ही लिंग के जन्म लेते हैं, ठीक है। चाहे वो दोनों लड़की होगा या दोनों लड़का होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सबसे छोटा जीवित कोशिका किसमें पाया गया है, तो ये पाया गया है माइक्रोप्लाज्मा में। किसमें, माइक्रोप्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन कहता है जीन का आकार होता है, जीन का आकार कैसा होता है, तो ये सर्पाकार क्या होता है, सर्पाकार होता है, यानी सर्पाकार होता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से सर्पाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी सांप की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या लिया जाता है। तत्कालीन अगर तुरंत ऊर्जा आपको शरीर में चाहिए तो क्या लेते हैं, हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। परागकण के लिए इनमें से क्या होता है, तो देखिए परागकण जो होते हैं यानी पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है हवा के माध्यम से भी होता है, पानी के भी माध्यम से होता है, कीट के भी माध्यम से होता है, लेकिन आग के माध्यम से नहीं होता है। हवा के माध्यम से होता है, जिसे क्या कहते हैं, हवा के माध्यम से जो होता है एनिमोफिली कहते हैं, पानी के माध्यम से होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं, और कीट के माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। लेकिन आग के माध्यम से यह पॉलिनेशन नहीं होती है, निषेचन नहीं होती। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी पुष्प का यानी फूल का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है। यानी कि एक ही फूल के उसी फूल के पौधा के उसी परागकण को उसी फूल के अंदर जो है सो वर्तिकाग्र कराया जाता है, यानी स्टिग्मा पर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन। यानी कि समझिए यहाँ पर कि मान कर चलिए यह फूल है, ठीक है,
यह मान कर चलिए फूल है, तो इस फूल में से परागकण गिरा और इस फूल छोटा सा फूल पर पड़ गया, तो इसे कहते हैं स्वपरागन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्वपरागन। यानी कि एक ही फूल के पौधा से एक फूल से गिर करके परागकण दूसरे फूल पर पड़ता है तो उसे खुद से परागन की क्रिया होती है, तो उसे स्वपरागन कहते हैं या ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? तो कोई भी आबादी में जीन का जो कुल योग होता है उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जीन बस्ती। क्या बोलते हैं? जीन बस्ती बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कहाँ होता है? तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा देते हैं। क्या करते हैं? अपने जीन्स का आधा हिस्सा देते हैं, जीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देख सकते हैं कि यह आरआरबी का एकदम जैसे फेवरेट प्रश्न है, ये सब रेलवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र किससे संबंधित होता है? तो गुणसूत्र किससे संबंधित होता है भाई? तो आनुवंशिक लक्षणों से होता है। लवण लिख दिया है, यहाँ पर लवण नहीं होगा, लक्षण हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर लक्षण होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रिक्त स्थान यानी खाली स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा भराएगा, उसको भरिए। क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यदि एक पौधे का समजेनी यानी कि जीनोटाइप स्मॉल डबल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो समलक्षणी यानी कि फिनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप इस तरीके से है तो इसका फिनोटाइप में क्या कौन सा होगा? और ये छोटा वाला जो टी है ना वो बौना को दर्शाता है और कैपिटल वाला आर जो है वो लंबा को दर्शाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन था? तो 42 था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बौना और गोल, बौना और गोल को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जो स्मॉल टी है ना वो बौना को दर्शाता है और बड़का वाला जो आर था वो गोल को दर्शाता है और लंबा को भी दर्शाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आनुवंशिक के लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? तो जीन के समूह को, जीन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीन के समूह को, जीन के ग्रुप को जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी डैश सामग्री के वाहक होते हैं। तो आनुवंशिकी किसकी सामग्री के वाहक होते हैं? तो आनुवंशिक को हम लोग जीन का आनुवंशिकी सामग्री वाहक बोलते हैं। कि जीन क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो ये कथन सही है या गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही भी है और गलत भी है? 45 नंबर प्रश्न को। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होते हैं। क्या होते हैं? मानव अंग का जो हम लोग का जो हाथ है और पक्षी का जो आगे वाला पंख है ये दोनों एक समान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? यानी वैसा पौधा जिसमें बिना बीज के कोई पौधा को उगाते हैं तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब 10वां में भी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। जैसे केरा के पौधा को लगाना है 1 बीघा 2 बीघा में तो एगो दूगो लगाना होता है तब ना उसका बीट उखाड़ कर लगा लेते हैं। लेकिन जब एक से अधिक लगाना हो यानी कह सकते हैं कि उसका खेती ही करना है 1-2 बीघा में तो वहाँ पर टिश्यू कल्चर में इसके छोटे से भाग को रखते हैं और यह बढ़ करके बड़ा सा हो जाता है और फिर उसके आलू की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसे लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य का मतलब सही है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम लोग ये 4 ऑप्शन में से देख लेते हैं। पहला नंबर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 47 नंबर प्रश्न। अब 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का क्या होगा भाई? चलिए तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि द्विगुणित जीव। ऑप्शन काफ़ी बड़ा है। तो द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों को एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर का। और इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन और बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं तो उस स्थिति में क्या करना है कि उस स्थिति में क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर नेगेटिव मार्किंग होगा तो वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस प्रश्न को छोड़ने से आता है कि जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे बड़ा होगा उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है। अधिकतर वो जैसे सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है यानी कि इनमें से सही वाला को छांटना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का। चलिए बहुत अच्छा। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। यानी ये सब प्रश्न जो है ना आपको टाइम टेकिंग है यानी कि आपको ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ना टाइम लग जाएगा।
एक नवजात बालिका की, तो इस प्रश्न को उड़ाने के लिए कम समय में यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहाँ पर बड़ा सा ऑप्शन जो होगा उसको देखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना आंसर को सेटिस्फाइड करने में ना थोड़ा सा आंसर बड़ा लॉन्ग खिंचा जाता है। तो एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? तो एक नवजात बालिका होती है, नवजात बालिका, तो बालिका का मतलब क्या होता है? तो बालिका का मतलब होता है लड़की। क्या होता है? बालिका का मतलब होता है लड़की, या इसको कह सकते हैं कि फीमेल। और फीमेल में क्या पाए जाते हैं? तो XX पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? XX हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेकिन अब यहाँ पर XX 44 भी होगा और XX जो है आपको 22 गुणसूत्र भी होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग सिंपली लगा सकते हैं कि 44 गुणसूत्र होते हैं XX, ठीक है, जिसे हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। और ऑलोसोम 2 होते हैं। तो 44 और 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 46। ध्यान रखिएगा कि फीमेल वाला में XX होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो पिता से होता है, सिर्फ पिता के रक्त समूह से होता है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्या होगा कि बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग निर्धारित है गुणसूत्र से। किसे? गुणसूत्र से। तो यहाँ पर सिंपल लगा सकते हैं, यहाँ पर पिता और रक्त समूह दिया था, तो रक्त समूह से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो ये ला सकता है लैंगिक। कौन सा? लैंगिक। और लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन को देखिए, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य के दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो दैहिक कोशिका में यानी कि शरीर के हर कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? भाई हमारे शरीर के हर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या उतना ही पाई जाती है, ठीक है, हर कोशिका में। अगला क्वेश्चन को देखिए, PD1 यानी PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण डैश के नाम से जाना गया था। तो PDF1 में जनरेशन में दिखाए गए लक्षण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो प्रबलता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो भी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, उस लक्षण उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे प्रबल कहते हैं या प्रबलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये भी आप लोग को ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादन किया था? तो वंशानुक्रम यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 55 का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 56 नंबर प्रश्न को देखिए। 56 कहता है कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब क्या होते हैं? तो मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑलरेडी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होते हैं? तो नर मतलब क्या होता है? तो नर मतलब होता है पुरुष, या अंग्रेजी में जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेल बोलते हैं। तो मानवों में जो नर युग्मक होते हैं निम्न में से कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो नर वाला में क्या होता है? तो नर वाला में XY होते हैं। क्या होता है? XY होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? या तो X या तो Y गुणसूत्र होते हैं। X गुणसूत्र केवल होते हैं? नहीं भाई, केवल Y होते हैं? नहीं, X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके X क्रोमोसोम उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। तो बताइए मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके X क्रोमोसोम्स उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। तो Y, तो यहाँ पर XY पाया जाता है, XY पाया जाता है और X ऑलरेडी पुरुष में पाई जाती है। तो Y कहाँ से, X कहाँ से प्राप्त होंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सिर्फ माता से। क्या होगा? माता, क्योंकि X तो पुरुष में X क्या पाया जाते हैं? तो X और Y तो पाया जाता ही है, लेकिन एक और उस X जो है आपको, क्योंकि पुरुष में XY पाया जाता है लेकिन माता में X है, तो एक और ऑलरेडी क्या पाए जाएंगे? X, और ये तभी संभव हो पाएगा जब ये माता से मिलेगी। अगला है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो F2 वंशज कैसे प्राप्त किया था? F1 पीढ़ी के माध्यम से। F1 पीढ़ी के माध्यम से ही F2 का वंशज निकाला था। तो कैसे निकाला था? तो ये निकाला था स्वपरागन कराकर, यानी कि खुद को खुद से परागन करा दिया था, यानी F1 वाला को F1 से ही करा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन जो है सो अधिक विविधता ला सकता है? तो वह है लैंगिक। लैंगिक में अलग अलग देखिएगा कि, और अलैंगिक जनन जो होता है ना, अलैंगिक वाला में सेम होता है, जैसे माता पिता होगा वैसे ही बचवा जन्म लेता है, ठीक है। लेकिन लैंगिक वाला में बच्चा जो होता है कि कोई रंग रूप अलग होगा, जैसे हम लोग को देखिए ना, हम लोग में क्या है, कोई माता पिता पर जाता है, कोई नहीं हो जाता है, कोई रंग रूप के आधार पर जाता है, यानी कि अपने वंशज के किसी भी वंश के पीढ़ी पर जा सकता है। लेकिन अलैंगिक बना में क्या होता है, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, या तो खैर माता या तो पिता का, ठीक है। तो उसमें अलग अलग नहीं दिखते हैं, सेम पिता यानी पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन करने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? तो माता पिता से जो संतान में शारीरिक या मानसिक गुण संचरण होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे आनुवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इसी क्लास में हम पूरा इस चैप्टर को 6 नंबर चैप्टर है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर जाएगा जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आएगा, ठीक है। आनुवंशिकी गुण में वाहक होते हैं तो जीन होते हैं या डीएनए होते हैं? तो डीएनए के अंदर तो ही जीन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है डाई हाइब्रिड जिसे हम लोग संकर कराते हैं, क्रॉस में विपयोसी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपयोसी लक्षण से उत्पन्न जोड़े जो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो एक जोड़ा वर्गीकरण करते हैं यानी कि बांटने का काम करता है। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, और रेलवे का जो साइंस जो है ना, ये काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन से प्रश्न आता है साइंस में, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2 होता है। क्या होता है? वर्गीकरण 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो आनुवंशिक रोग इनमें से कौन सा है? आनुवंशिक से संबंधित, जीन से संबंधित, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो थैलेसीमिया एनीमिया तो ब्लड की कमी से होता है, कैंसर भी नहीं फैलेगा, जीन के माध्यम से रतौंधी भी नहीं होगा, किसी में होगा किसी में नहीं होता है। ये जीन पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी थैलेसीमिया जीन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखिए, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन किया था। तो सजीव के वस्तुओं के लक्षणों में आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी में कौन से है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि पेड़ पौधा भी क्या था? सजीव था। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो बताइए बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये माता और पिता दोनों से होते हैं या सिर्फ पिता से ही होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ पिता से गुणसूत्र निर्धारित किए जाते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की। क्योंकि देखिए ना, पिता में क्या होगा, पिता में तो एक्स वाई पाया जाएगा, और माता में क्या पाया जाएगा? तो ऑलरेडी जो है एक्स एक्स पाया जाएगा। डिपेंड क्या करेगा, क्योंकि माता के पास दोनों एक्स एक्स है, तो एक्स में से कोई एक्स आएगा ही आएगा, और पिता वाला अगर एक्स आ जाएगा तो यहाँ पर एक्स एक्स हो जाएगा। तो एक्स वाला का निर्माण करेगा लड़की का, किसका निर्माण करेगा? लड़की का। लेकिन वहीं पिता में से वाई आ जाएगा और माता में से एक्स आएगा, तो एक्स वाई का निर्माण करेगा, यानी ये लड़का। तो डिपेंड किस पर करता है? कि पिता का, कि पिता में से क्या आता है, एक्स आएगा तो लड़की बनेगा, और वाई आएगा तो लड़का का निर्माण करेगा। 68वां प्रश्न को देखिए। 68वां प्रश्न कहता है कि F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक अनुपात डैश में होता है। तो फिनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? अभी हम आपको बताए भी हैं, और क्लास को ध्यान से देखते होंगे तो इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो जीनोटाइप हम आपको बताए थे कि 3:1 होता है, लेकिन फिनोटाइपिक 9:3:1 के रेशियो में होता है। ऑप्शन नंबर, और F2 जनरेशन में, ठीक है। F1 वाला में तो कितना होता है? F1 वाला में कितना होता है? तो 3:1 के रेशियो में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। डैश उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिकी नहीं होता है। तो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिकी इनमें से किसमें नहीं होता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दैहिक में, दैहिक की क्रिया में। दैहिक मतलब क्या होता है? शारीरिक क्रिया। अगला क्वेश्चन को देखिए, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल पीले होते हैं। तो जब 556 को गोल और हरा वाला को जब क्रॉस कराया जाता है तो सिकुड़े और पीले बीजों को हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है। गोला हरा और सिकुड़े पीले और बीजों को क्रॉस कराया जाता है, तो कितने जो होंगे वो बीज गोल और पीले वाले निकलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 315 जो होंगे वो गोल बीज वाले और पीले वाले निकलेंगे 556 में से। बाकी जो बचा वो कैसा निकलेंगे? तो हरा वाला निकलेगा।
अगला है एलील होते हैं, एलील वो होते हैं, तो एलील जो होते हैं वो जीन का वैकल्पिक रूप होता है, जीन का वैकल्पिक रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। RRB ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकीकरण में योगदान प्रदान कर सकता है। तो बताइए प्रजाति जो होती है उसमें डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है, तो कौन लाभ प्रदान करता है जीवित रहने का, तो वो परिवर्तन क्या करता है, परिवर्तन जो है वो जीवित रहने का प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संलग्नता की खोज किसने की थी, SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया था। तो संलग्नता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वेटसन थे, कौन थे, वेटसन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए कि आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, या जेनेटिक्स शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये वेटसन ही थे। क्या थे, वो वेटसन नामक वैज्ञानिक ने ही दिए थे। चलिए नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था, ग्रेगर मेंडल ने तो मटर के पौधों पर किया था, ये तो काफ़ी आसान है। SSC स्टेनो CND ग्रुप में पूछा गया है। अगला का प्रश्न है कि यूफेनिक्स क्या है, यूफेनिक्स क्या है, तो यूफेनिक्स एक प्रकार का आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष उत्पन्न किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार आदि का किस नाम से जाना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के ये सब लक्षण अगर देख सकते हैं, किसी का ऊंचाई ज़्यादा है, आंखों का रंग अलग है, रक्त का प्रकार अलग है, तो ये सब किस में देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर से जो लक्षण दिखते हैं, ये सब लक्षण कहाँ से दिखते हैं, आंखों का रंग, हाइट, ब्लड ग्रुप, ये सब दिखते हैं। तो ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे लक्षण को हम लोग बोलते हैं समलक्षणी या फिनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप कितना होता है, तो हम आपको बताए हैं 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु मतलब क्या होता है, बच्चा, माता और पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवंशिक पदार्थों की मात्रा के विषय में सही है। तो इनमें से कौन सा जो है वो माता पिता के विषय में सही कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पिता बराबर माता होता है, माता बराबर पिता, क्योंकि जितना गुण माता वाला जाएगा उतना भी पिता वाला गुणसूत्र जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए जाना जाता है। तो आनुवंशिकी के क्षेत्र में किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल बाबा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट। 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन के बारे में संबंधित है। तो आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी अवस्थाएं हैं, तो ये है संलग्नता की। तो यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आप लोग का डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते थे। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल करते थे, इस समय ज़्यादा समय नहीं देना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला कहता है कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभावों को छिपाता है और वह घटना यह क्या कहलाती है, तो एक गुण को छिपाएगा और एक गुण को दर्शाएगा, यानी कि एक जो है प्रभावित होगा एक अप्रभावित होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। तो जीवों में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं माता से या पिता से जो ले जाते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्रोमोसोम के द्वारा बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के द्वारा ही जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पल्लवामन जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जंपिंग जीन का नियम या सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये बरबरा मैकलीटोंक हो जाएंगे, कहीं हो जाएंगे, मैकलीटोंक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीनोम चित्रण जीनोम मैपिंग का संबंध है। तो जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है, जीनोम का संबंध किससे होगा, तो जीन्स के चित्रण से होगा। ठीक है, स्नायु से तो होगा ना, मस्तिष्क से तो होगा नहीं, रक्त वर्गीकरण से होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आनुवंशिकता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आनुवंशिकता के जनक जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को। ठीक है, तो गुणसूत्र डीएनए में पाए जाते हैं, जीन गुण डीएनए में पाए जाते हैं। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल किस पर है? अब यहाँ पर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कायिक पर है या अलैंगिक पर है या लैंगिक जनन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन पर है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो को क्रॉस कराए थे। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है उस शर्करा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि सिंपल कहिए ना कि इसका फुल फॉर्म पूछा था। राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए में पाए जाते हैं। राइबोजाइम्स आरएनए में पाए जाते हैं, यानी कि आरएनए का भी फुल फॉर्म देखिएगा ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो राइबोजाइम्स, और डिऑक्सीराइबोज डीएनए में। अगला कहता है कि जीन है, उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि जीन एक प्रकार का क्या होता है। तो जीन होता है वो डीएनए का एक भाग होता है। क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो कौन से व्यवसाय के लोगों को में डीएनए के अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये केवल 2 वाले में होता है। अब केवल 2 वाला क्या होता है? एक्सरे तकनीक। एक्सरे तकनीक में क्या होता है कि आपका जो कोशिका होती है वो मरने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया वो जीवधारी का नाम क्या था। तो मेंडल ने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों का प्रतिपादन किस पर किया था, यह किसके बारे में दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गार्डन पी, यानी कि मटर के पौधों पर इन्होंने रिसर्च किया था। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं होता है। तो डीएनए में क्या बताएं? एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोनिन। एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, टायरोसिन नहीं होता है। ठीक है, थाइमिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला नंबर चैप्टर जो है आपको चैप्टर नंबर है 7 जैविक विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो मिलते हैं इस चैप्टर के लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए।